प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्स्थ मुगल एम्परर औरंगजेब की। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी जो 5 मुगल एम्परर्स हैं उनकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो औरंगजेब वाली वीडियो देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो पुरानी वीडियोस आप देख लेना। तो एनीवेज आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं औरंगजेब की लाइफ के बारे में और एज एन एम्परर रहते हुए उसने क्या क्या काम किए, इंडियन हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ा औरंगजेब का। तो सबसे पहले उसके चाइल्डहुड के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो औरंगजेब का जो जन्म है वो 3 नवंबर 1618 में हुआ था। तो बस आप इतना याद रख सकते हो कि वो गुजरात में पैदा हुआ था औरंगजेब। तो गुजरात में क्यों पैदा हुआ था इसकी भी एक कहानी, मतलब आपको याद रखना हो तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि औरंगजेब के फादर शाहजहां ये गवर्नर हुआ करते थे उस वक्त गुजरात के, जब ये पैदा हुआ था। तो औरंगजेब जो है वो शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी संतान या तीसरा बेटा था। तो ये मुमताज महल कौन है बच्चों? तो ये मुमताज महल शाहजहां की वही वाइफ है जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। तो मुमताज महल और शाहजहां का तीसरा बेटा था औरंगजेब। तो बचपन से ही इसको जो है इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता था औरंगजेब को। तो बचपन से ही वो कुरान और हदीस जैसे जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं इस्लामिक धर्म की, उनको वो काफी रिलीजियसली फॉलो करता था, उनको बाय हार्ट वो मेमोराइज करता था। आगे चल के इन सब चीजों का उसकी लाइफ पे काफी असर पड़ा। उसने जो अपना पूरा जो रूल बिताया वो एक तरह से कह लो बच्चों की इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे ही उसने अपना पूरा जो रूल कह लो एम्पररशिप बिताई। साथ ही साथ वो इंडिया को भी मतलब इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू ही गवर्न करना चाहता था। तो बचपन से ही उसको रॉयल ट्रेनिंग मिली क्योंकि वो शाहजहां का बेटा था। शाहजहां जो उस वक्त गवर्नर था, आने वाले कल का एम्परर था, तो उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। बचपन से ही उसको हॉर्स राइडिंग, लड़ाई जैसे वॉरफेयर, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग इसको मिली। और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, मतलब ऐसा उस जमाने की बुक्स में लिखा हुआ है कि औरंगजेब जो है वो बचपन से ही काफी ब्रेव और काफी डेयरिंग हुआ करता था। तो आगे चल के हम देखेंगे बच्चों कि औरंगजेब ने कई मतलब रिवोल्ट्स को सप्रेस किया। औरंगजेब का जो पूरा टाइम बीता है ना वो सबसे ज्यादा रिवोल्ट्स को ही फेस करने में बीता है। तो बच्चों एक जनरल फैक्ट आप याद रख लो, तो जितने भी मुगल एम्परर्स हुए उसमें सबसे ज्यादा रिवोल्ट अगर किसी को फेस करना पड़ा तो वो औरंगजेब को ही करना पड़ा है। आगे हम इसकी पूरी कहानी देखेंगे। तो औरंगजेब को पूरी तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह तो दे दी उसके फादर शाहजहां ने। तो फादर के लिए क्या काम करता था, यानी कि जब उसके फादर एम्परर थे या गवर्नर जो भी थे, तो उस वक्त औरंगजेब ने अपने फादर को ज्वाइन कर लिया था। तो जब शाहजहां एम्परर बन गए थे तो उसने अपने बेटे औरंगजेब को डेक्कन यानी साउथ इंडिया का गवर्नर बना दिया था। तो औरंगजेब जो है 2 बार साउथ इंडिया का गवर्नर रहा। 2 अलग अलग टर्म्स तक वो साउथ इंडिया कहो या डेक्कन कहो उस रीजन का गवर्नर रहा। कुल मिला के वो 15 साल के करीब साउथ इंडिया का गवर्नर रहा। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया से भी ज्यादा औरंगजेब को डेक्कन यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वो वाला रीजन पसंद आता था। पॉलिटिकली उसको वहां पे रहना ज्यादा पसंद था। ठीक है, तो अपने फादर शाहजहां के एम्परर, जब शाहजहां एम्परर थे तो औरंगजेब को ना सिर्फ डेक्कन का बल्कि कई और जगह का भी गवर्नर बनने का मौका मिला था, जैसे गुजरात, मुल्तान, सिंध, इन सब जगहों का ये गवर्नर रह चुका था। और गवर्नर रहते रहते इसने काफी अच्छा काम किया। इसने अपने फादर को इंप्रेस किया क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग वगैरह तो इसको मिली ही थी। ये ब्रेव भी था, बोल्ड सारे डिसीजंस लेने में ये ब्रेव था। तो गवर्नर रहते रहते इसने अपने सारे टैलेंट अच्छे से डिस्प्ले किए। ये दिखा दिया कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आगे चल के एम्परर बन सकता हूं। याद रखना बच्चों, ये सबसे बड़ा बेटा नहीं था, ये तीसरा बेटा था शाहजहां का, फिर भी ये एम्परर बन गया। तो वो आगे हम देखेंगे।
तो जब ये गुजरात का गवर्नर था तो गुजरात के रिवेन्यू सिस्टम को इसने इतने अच्छे से हैंडल किया कि गुजरात बिल्कुल प्रॉस्पेरस हो गया। बेसिकली गुजरात में क्या था कि वहां पे तब तक पोर्चुगीज का दखल काफी बढ़ चुका था, पोर्चुगीज भी थे, इंग्लिश भी थे, तो इन सबको संभालना, एक ही वक्त में इन सबको संभाल लेना कोई मामूली बात नहीं थी, इसके लिए काफी स्किल्स चाहिए होते। तो ये काम औरंगजेब काफी अच्छे से कर लेता था। तो ये सब देख के उसके फादर शाहजहां को बहुत मतलब उस पर इंप्रेस हो चुके थे शाहजहां कि हाँ मेरा बेटा औरंगजेब जो है वो गवर्नेंस चलाना जानता है, रूल करना जानता है। तो बात करते हैं कि जब शाहजहां की डेथ हो गई तो फिर ये तीसरा बेटा, ये तो तीसरा बेटा है ना औरंगजेब, तो ये कैसे एम्परर बन गया? बनना तो सबसे बड़े बेटे को चाहिए। तो देखो शाहजहां की डेथ नहीं हुई थी। जनरली क्या होता है कि जब तक फादर की डेथ नहीं होती है उनका बेटा एम्परर नहीं बनता है। तो शाहजहां के केस में कुछ अलग है, शाहजहां के जीते जी ही औरंगजेब एम्परर बन गया था। तो आओ उसकी पूरी डिटेल में कहानी देखते हैं। तो हुआ क्या था बच्चों कि औरंगजेब उस टाइम साउथ इंडिया यानी डेक्कन में था और वो कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ रहा था, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, इन किंगडम्स को वो अटैक कर रहा था, ठीक है, बिना शाहजहां के परमिशन के। शाहजहां को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि डेक्कन में जाके वो बिना परमिशन लिए शाहजहां के इन छोटे छोटे किंगडम्स पे वो अटैक कर रहा था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो डेक्कन में था औरंगजेब, तभी शाहजहां के बीमार होने की खबर पहुंची। मतलब औरंगजेब को तो मिली ही ये खबर, औरंगजेब के साथ साथ उसके जो बाकी सौतेले भाई थे, मैंने आपको बताया ना कि औरंगजेब तीसरा बेटा था, तो तीसरा बेटा था, और भी कई वाइफ्स थी शाहजहां की, तो कुछ सौतेले भाई भी थे, कुछ अपने भाई भी थे, तो सभी चाहते थे कि एम्परर बनना। तो सारे बेटों को यह बात पता चल गई कि अब जो है शाहजहां कभी भी मर सकते हैं। काफी समझ लो कि काफी बीमार हो गए थे। तो देखो शाहजहां उस वक्त दिल्ली में रहते थे या फिर कुछ टाइम के लिए आगरा में रहते थे, जबकि औरंगजेब जो है वो कहां था? वो तो डेक्कन में था ना, साउथ इंडिया में था ना। तो उस जमाने में अगर तुम साउथ इंडिया से अगर दिल्ली आना चाहोगे तो कम से कम 1 महीने का वक्त तो आपको लग ही जाता था। तो क्या हुआ कि शाहजहां जब बीमार हुआ तो उस वक्त उसके साथ दिल्ली में उसका एक बेटा दारा शिकोह था। तो अब देखो दारा शिकोह दिल्ली में, शाहजहां बीमार पड़ गए, तो जब शाहजहां बीमार पड़ गए तो दरबार कौन कंडक्ट करेगा? जैसे मान लो कि आज हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर चले जाते हैं तो उनकी जगह कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कोई और होते हैं। तो वैसे ही जब एम्परर शाहजहां बीमार पड़ गए तो उनकी जगह ये बेटा जो दिल्ली में मौजूद था उस वक्त, दारा शिकोह, ये दिल्ली में उस वक्त मौजूद होने का फायदा उठाता है और ये एम्परर की तरफ बिहेव करने लगता है, ऑर्डर्स वगैरह जारी करने लगता है। तो देखो अब चारों बेटे इस कोशिश में लग गए कि हम अगले एम्परर बनेंगे, गद्दी हथियाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शाहजहां अभी जीवित है, जिंदा ही है। तो देखो ये 4 भाई कौन थे? एक तो औरंगजेब, दूसरा दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के पास एडवांटेज है कि वो दिल्ली में ही मौजूद है। 2 और बेटे, शाहजहां के 2 और बेटे, एक का नाम था शाह सुजा और एक का नाम था मुराद बख्श। तो इन बेटों को शाहजहां ने कहीं ना कहीं का गवर्नर बना रखा था। जैसे औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बना रखा था, वैसे ही शाह सुजा को बंगाल का गवर्नर बना रखा था और मुराद बख्श को गुजरात का गवर्नर बना रखा था, और दारा शिकोह अपने फादर के साथ दिल्ली में रहता था। तो यही 4 बेटे आपस में लड़ पड़े कि पिताजी बीमार हो गए हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो सबके मन में था कि मैं गद्दी पे कब्जा कर लूं। तो जैसे ही बीमार होने की खबर मिली तो दारा शिकोह तो एम्परर की तरह बिहेव करने लगा। औरंगजेब चुप रहा, औरंगजेब ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया उस वक्त। लेकिन बाकी दोनों भाई शाह सुजा ने अपने आप को बंगाल का किंग डिक्लेयर कर दिया। उसको लगा कि मेरे फादर तो अब मुझे रोक नहीं पाएंगे और दारा शिकोह भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तो शाह सुजा ने अपने आप को बंगाल का किंग
और उसी तरह मुराद बख्श ने अपने आप को गुजरात का किंग डिक्लेयर कर दिया। तो अब लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो क्या होता है कि ये जो दारा शिकोह है, जो कि दिल्ली में शाहजहां के पास है, इसने अपने फादर को कन्विंस किया, शाहजहां को कन्विंस किया कि ये तो रिवोल्ट हो गया, मतलब मेरे अपने भाई या कह लो कि शाहजहां के अपने बेटे रिवोल्ट कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए दारा शिकोह ने शाहजहां की परमिशन से रॉयल आर्मी भेजी, जो रॉयल मुगल फोर्स है। मुगल फोर्स तो शाहजहां की है ना, अभी तो शाहजहां जिंदा है ना, तो शाहजहां ने फोर्स भेजी किसके खिलाफ? इन्हीं दो बेटों के खिलाफ, शाह सुजा और मुराद बख्श को हराने के लिए। तब तक औरंगजेब ने अपना मुंह नहीं खोला था, उसने डिक्लेयर नहीं किया था कि वो क्या चाहता है। तो शाह सुजा कौन है? ये तो बंगाल का किंग डिक्लेयर कर दिया था इसने अपने आप को। तो शाहजहां ने जो आर्मी भेजी थी, शाहजहां बोलो या दारा शिकोह बोलो, तो उन दोनों ने मिलकर जो आर्मी भेजी थी, उस आर्मी ने शाह सुजा को तो हरा दिया। तो शाह सुजा को हरा के बंगाल पे कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? दारा शिकोह ने कर लिया। तब जाके औरंगजेब सीन में आता है। अभी तक औरंगजेब ने कुछ भी अपने पत्ते नहीं खोले थे, अपनी इंटेंशन जाहिर नहीं की थी। तो औरंगजेब क्या करता है? डेक्कन से, यानी कि साउथ इंडिया से मूव कर जाता है अपने भाई मुराद बख्श के पास। वो चाहता है कि मैं और मुराद बख्श मिल के दारा शिकोह का सामना करें। तो दारा शिकोह ने फोर्स भेजी थी, तो फोर्स बंगाल भी भेजी थी, फोर्स गुजरात भी भेजी थी, क्योंकि मुराद बख्श ने अपने आप को गुजरात का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था ना। तो औरंगजेब अपने इसी भाई मुराद बख्श की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि देखो मुराद बख्श औरंगजेब का अपना भाई था, जबकि दारा शिकोह जो है औरंगजेब का सौतेला भाई था। तो औरंगजेब अपने भाई मुराद बख्श की मदद के लिए पहुंच जाता है और नर्मदा नदी के पास ये दोनों अपनी फोर्सेस लेके तैयार हो जाते हैं। औरंगजेब और मुराद बख्श अपनी फोर्सेस लेके नर्मदा नदी के किनारे चले गए। वहीं पे इनका मुकाबला दारा शिकोह द्वारा भेजी गई फोर्सेस से होता है, और ये लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ धर्मातपुर। तो धर्मातपुर एक जगह है नर्मदा नदी के किनारे। तो आगे देखते हैं कि क्या नतीजा निकला बैटल ऑफ धर्मातपुर का। तो बैटल ऑफ धर्मातपुर 1658 में उज्जैन के पास लड़ी गई लड़ाई। तो बैटल ऑफ धर्मातपुर क्या है? एक तरफ ये दो भाई औरंगजेब और इसका भाई मुराद बख्श, ठीक, एक तरफ इन दोनों की आर्मी हो गई, दूसरी तरफ दारा शिकोह और शाहजहां के द्वारा भेजी गई आर्मी। तो इसका नतीजा यह निकलता है इस बैटल का कि औरंगजेब और मुराद बख्श जीत जाते हैं। ये दोनों शाहजहां और दारा शिकोह की फौज को हरा देते हैं। तो अब औरंगजेब और हिम्मत उसकी बढ़ जाती है, उसको लगता है कि अब तो दारा शिकोह को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो औरंगजेब दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। अभी ये लोग कहां हैं? अभी ये लोग नर्मदा नदी के किनारे हैं। उज्जैन के पास हुई थी ये लड़ाई। ये जो धर्मातपुर नाम की जगह है, ये उज्जैन के पास है। तो इस जीत की वजह से औरंगजेब में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बढ़ जाता है दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की तरफ बढ़ते बढ़ते उसकी एक और लड़ाई हो जाती है आगरा के पास समूहगढ़ नाम के जगह पे, क्योंकि दारा शिकोह मर तो नहीं गया है ना, दारा शिकोह तो हारा ही है बस। तो दारा शिकोह ने गद्दी तो नहीं छोड़ी है। तो अब एक और लड़ाई होती है आगरा के पास। ये लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ समूरगढ़। इस लड़ाई में क्या हुआ? ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हो रही है लड़ाई। 1658 में हो रही है लड़ाई। इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और दारा शिकोह को बैटलफील्ड छोड़ के भागना पड़ा। ठीक, तो दूसरी बार औरंगजेब ने एक तरह से कहो तो दो बार ऑलरेडी ये दारा शिकोह को हरा चुका है। एक बार धर्मातपुर में हराया है और एक बार समूरगढ़ में हरा दिया है। तो इस जीत के बाद, क्योंकि ये लड़ाई आगरा में लड़ी गई थी, तो उस वक्त जो है शाहजहां आगरा में ही था। तो ये लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब आगरा फोर्ट के अंदर जाता है, अपने बाप शाहजहां को कैद कर लेता है, उसको जेल में डाल देता है कि अब आप बूढ़े हो गए हो, अब मैं एम्परर बनूंगा।
तो देखो, याद रखना बच्चों, शाहजहां के जीते जी ही औरंगजेब एम्परर बन गया था। ये इकलौती बार ऐसा मुगल हिस्ट्री में हुआ। तो अब एक तरह से जो पावर है या मुगल डायनेस्टी का जो थ्रोन कह लो, वो औरंगजेब के कब्जे में आ चुका है। लेकिन अभी भी उसके भाई जिंदा है। एक तो उसका अपना भाई है मुराद बख्श, और एक तो दारा शिको, जो कि अभी हारा जरूर है लेकिन मरा तो नहीं है। तो अब इसको अपने भाइयों से भी तो खतरा है, तो अब ये अपने भाइयों को ठिकाने लगा देता है। कैसे? ये अपने ही भाई मुराद बख्श को जेल में भेज के उसको मरवा देता है, उसकी जान ले लेता है। क्योंकि गद्दी के आगे कुछ नहीं। भाई जो अपने बाप को जेल में डाल सकता है, वो अपने भाई को क्या ही छोड़ेगा। तो मुराद बख्श को जेल में डाल के मार देता है। इसी बीच दारा शिको जो है फिर से प्रिपरेशन कर रहा था औरंगजेब पे अटैक करने के लिए, क्योंकि वो तो काफी जिद्दी था, वो जल्दी हार मानने वालों में से था नहीं। तो दारा शिको फिर से अपनी फोर्सेस बना रहा था और उसने फिर से औरंगजेब को चैलेंज किया। तो अजमेर के पास देवराय नाम की जगह है, तो वहां पे इनकी लड़ाई फिर हो जाती है और फिर से वही होता है। फिर से औरंगजेब दारा शिको को हरा देता है और दारा शिको को फिर से मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये तीसरी बार है जब औरंगजेब दारा शिको को हरा रहा है। तो अब दारा शिको को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है, तो वो भागता भागता पहुंच जाता है सिंध। तो सिंध में एक आदमी था मलिक जीवन नाम का, उससे वो शरण मांगता है, कहता है कि तुम मुझे अपने यहां छुपा लो, अदरवाइज औरंगजेब मुझे भी मार देगा। अब ये मलिक जीवन कौन है? तो मलिक जीवन एक समझ लो कि छोटा मोटा डाकू हुआ करता था, एक कबीले का सरदार था जिसका मेन काम यही लूट पाट करना था। तो इसने दो बार मलिक जीवन ने 2 बार शाहजहां के खिलाफ रिवोल्ट किया था, शाहजहां के खिलाफ। तो शाहजहां ने इसको मारने के ऑर्डर दिए थे, मलिक जीवन को मारने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन शाहजहां के बेटे दारा शिको ने मलिक जीवन की जान 2 बार बचाई थी, अपने फादर शाहजहां से कह के इसको 2 बार माफ करवाया था। तो दारा शिको को लगा कि मलिक जीवन मुझे इस बुरे वक्त में अपने महल में छुपने की जगह देगा। तो दारा शिको चला गया, मलिक जीवन ने उसको छुपने की जगह तो दे दी, लेकिन वहीं पे उसको पकड़ लिया। दारा शिको और उसके बेटे दोनों को पकड़ के औरंगजेब को हैंड ओवर कर दिया कि ये लो तुम्हारा दुश्मन दारा शिको, ताकि औरंगजेब की गुड बुक्स में वो आ जाए। तो औरंगजेब को अब दारा शिको मिल गया, वो तो इसी का बदला लेना चाहता था। तो दारा शिको और उसके बड़े बेटे को औरंगजेब ने तुरंत मरवा दिया। खतरा ही टल गया औरंगजेब के लिए, सारे खतरे एक एक करके टल गए। अब बात करते हैं औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज की। तो बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज औरंगजेब को एक बहुत ही इनटॉलरेंट रूलर के नाम पे जाना जाता है। यानी कि वो सिर्फ मतलब खास करके जो हिंदू धर्म या सिख धर्म के लोग थे, उनको औरंगजेब ने काफी परेशान किया, काफी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी? तो वो इंडिया को जो है इस्लामिक स्टेट के तौर पे रूल करना चाहता था, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू गवर्न करना चाहता था। तो पूरे मुगल एम्पायर में उसने ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर रखा था, क्योंकि इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो शराब और नशे वगैरह करना है वो अलाउड नहीं होता है। तो इसने ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर दिया। म्यूजिक भी प्रोहिबिट हो गया, यानी कि मुगल दरबार में राजा के सामने, राजा के कोर्ट में किसी भी तरह के म्यूजिक को प्ले नहीं किया जाएगा, कोई डांस वगैरह नहीं होगा। स्ट्रिक्ट इस्लामिक, मतलब जो प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल्स होती है उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है औरंगजेब। औरंगजेब ने दशहरा और नवरोज फेस्टिवल भी मनाना बंद कर दिया। इन व्हाट सेंस? जो महल होते थे उस वक्त मुगल राजाओं के, उसमें हर धर्म के फेस्टिवल मनाए जाते थे। दशहरा तो आप जानते ही हिंदुओं का फेस्टिवल है। नवरोज जो है वो पर्शियन न्यू ईयर है, पर्शियन न्यू ईयर है, ये कोई इस्लामिक फेस्टिवल नहीं है। तो नवरोज मनाने की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के टाइम से हुई थी। जो दिल्ली सल्तनत का राजा था बलबन, वो अपने महल में नवरोज मनाता था। तो नवरोज का मतलब होता है नया रोज, रोज मतलब दिन, तो नया दिन यानी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये दोनों फेस्टिवल्स औरंगजेब ने मना कर दिए, यानी उसके महल में ये सब नहीं मनाए जाते थे।
उसने मथुरा और वाराणसी के मंदिरों को भी तोड़ा। तो वाराणसी की मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बना दी, मथुरा में भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया। 1679 में इसने जजिया टैक्स को री इम्पोज किया। जो अकबर है, अकबर ने जजिया टैक्स को रोक दिया था, मना कर दिया था। तो ऐसा ही औरंगजेब है, इसने जजिया टैक्स फिर से लेना चालू कर दिया। अब ये जजिया टैक्स क्या है? तो ये टैक्स बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था। जो लोग धर्म से मुस्लिम नहीं होते थे उनको ये टैक्स अपने एम्परर को देना होता था, यानी कि हिंदू या सिख ये टैक्स देते थे। और पिलग्रिमेज टैक्स भी देना पड़ता था। अब ये पिलग्रिमेज टैक्स क्या है? तो जैसे आप अगर मथुरा, वाराणसी इस तरह के मंदिरों में विजिट करोगे तो आपको राजा को टैक्स देना होगा। अगर आप बाहर से आते हो, कहीं बाहर से, मान लो कि कोई समझ लो कि उज्जैन के मंदिर जाता है, लखनऊ से कोई उज्जैन के मंदिर जाता है, तो वो पिलग्रिमेज पे गया, तो पिलग्रिमेज के लिए टैक्स आपको एम्परर को देना पड़ता था। तो औरंगजेब ने मुहर्रम, जो कि एक इस्लामिक फेस्टिवल है, उसको भी बैन कर दिया था। वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम में भी दो मेजर सेक्ट्स होते हैं, शिया और सुन्नी। तो औरंगजेब जो है वो एक सुन्नी मुसलमान था, और सुन्नी जो मुसलमान होते हैं वो मुहर्रम नहीं मनाते, इसलिए मुहर्रम को भी बैन कर दिया था। तो औरंगजेब एक तरह से आप देख रहे हो कि काफी इनटॉलरेंट था। जो उसका धर्म है उसके अलावा बाकी धर्मों को वो नीची नजरों से देखता था, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता था, मंदिर वगैरह तोड़ देता था। तो इस तरह की रिलीजियस पॉलिसी होने की वजह से औरंगजेब की हमेशा राजपूतों से या मराठों से या सिख धर्म के लोगों से हमेशा दुश्मनी ही रही। और ना सिर्फ राजपूत, मराठा और सिख, बल्कि इसने नए नए दुश्मन भी बना लिए जो पहले के मुगल एम्परर्स ने नहीं बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल, जो मथुरा के जाट थे या फिर मेवाड़ के सतनामी थे, तो ये सब क्या है? ये सब रिलीजियस डिनोमिनेशन है ना। धार्मिक इनटॉलरेंस की वजह से ये भी औरंगजेब के खिलाफ हो गए। तो आप देख रहे हो औरंगजेब सिर्फ दुश्मन ही पैदा कर रहा है। तो इस तरह अगर आप इतने दुश्मन पैदा कर दोगे तो आप रूल क्या करोगे? देश की यूनिटी तो कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए औरंगजेब की इस तरह की ऊट पटांग पॉलिसीज की वजह से, उसके इतने सारे दुश्मन बनाने की जो टेंडेंसी थी, इसकी वजह से औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। तो सही मायने में औरंगजेब के जीते जी ही मुगल एम्पायर की डिक्लाइन चालू हो गई थी। जो राजपूत इतने लॉयल थे, जिन्होंने मुगल्स को इतनी अच्छी सर्विस प्रेजेंट की, वो अब औरंगजेब के खिलाफ हो जा रहे हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि औरंगजेब एक अच्छा एम्परर नहीं माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि औरंगजेब को कहां कहां से रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। सबसे पहला रिवोल्ट जो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था वो जाटों ने किया था। तो अब ये जाट जो है, आगरा दिल्ली के बीच जो यमुना नदी बहती है उसके दोनों किनारों पे रहते थे। और ये पहले सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी या पहली सोसाइटी का पहला सेक्शन था जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। दिक्कत क्या हुई इनको? पहले ही ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम से परेशान थे। ये लोग नदी के दोनों किनारों पे रहते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। तो औरंगजेब इनसे काफी ज्यादा टैक्स लिया करता था, खास करके हिंदू फार्मर्स से कुछ ज्यादा ही टैक्सेस लिए जाते थे। दूसरी चीज क्या थी औरंगजेब की प्रॉब्लम? कि वो मंदिर वगैरह तोड़ दिया करता था। तो ऐसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर मथुरा में था, उसको तोड़ दिया औरंगजेब ने। अब भगवान कृष्ण जो है वो जाटों के आराध्य देवता हैं। जाट जो है भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। तो अब ये तो जाटों को बहुत ह्यूमिलिएट कर गई ये चीज। उसको लगा कि औरंगजेब हमें नीचा दिखाना चाहता है। तो एक तो पहले ही लैंड रिवेन्यू सिस्टम की वजह से जाट नाराज थे, अब मंदिर भी तोड़ दिया। तो जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये रिवोल्ट जो है ये काफी लंबा खिंचा, एक नहीं दो नहीं, कुल मिला के तीन बार जाटों ने रिवोल्ट किया। तो हर बार जो है औरंगजेब रिवोल्ट को दबा देता था और कुछ जो टॉप जाट लीडर्स होते हैं उनको वो मार भी दिया करता था। तो कुछ जाट लीडर्स के नाम आपको याद रखने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां लड़ी, या कह लो कि जाटों की तरफ से जो लीडर थे वो थे राजा राम जाट।
तो जाटों के राजा राजा राम। ठीक, तो राजा राम और औरंगजेब की काफी लंबी लड़ाई चली। औरंगजेब के मरने के बाद जो राजा राम जाट थे, उनका जो छोटा भाई था उसका नाम था चूड़ामन जाट। ये आप देख रहे हो, चूड़ामन जाट जी की तस्वीर है ये। तो चूड़ामन जाट कौन थे? तो ये राजा राम जाट के छोटे भाई थे। तो औरंगजेब के मरने के बाद इन्होंने राजस्थान के भरतपुर में एक इंडिपेंडेंट जाट किंगडम स्टैब्लिश कर दी। किसने करी? चूड़ामन जाट ने। कब करी? तो औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब बीमार था, बूढ़ा था उसी टाइम, या कह लो औरंगजेब के मरने के बाद अच्छे से स्टैब्लिश करी। दूसरा रिवॉल्ट जो औरंगजेब को फेस करना पड़ा वो था सतनामियों का रिवॉल्ट। अब ये सतनामी कौन थे? तो ये सतनामी जो है हिंदू धर्म के मानने वाले ही लोग थे, और ये लोग हरियाणा के मेवात और नरनौल जिले में रहते थे। तो हिंदू धर्म में भी कई तरह के सेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा ही एक सेक्ट सतनामी का। तो ये बेसिकली हिंदू और सिख धर्म दोनों के फॉलोअर्स होते थे, तो हरियाणा में रहते थे। तो बेसिकली ये थे तो फार्मर्स होते, तो ये फार्मर्स थे, लेकिन इनको हमेशा इस बात का खतरा रहता था कि मुगल सोल्जर्स कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ सकते हैं। तो ये लोग पूरा अपना वेपन वगैरह की ट्रेनिंग लेते थे, अपने बच्चों को हथियार चलाना सिखाते थे, और खेती के साथ साथ एक तरह से कह लो तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखते थे कि जब जरूरत पड़े तो हम मुगलों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक सतनामी फार्मर की एक मुगल फोर्सेस ने हत्या कर दी। सतनामी फार्मर की मुगल फोर्सेस ने हत्या कर दी, जिसके बाद रिवोल्ट हो गया। सतनामियों ने मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब को इस रिवोल्ट को दबाने के लिए खुद नरनौल जाना पड़ा। नरनौल कहां? हरियाणा में। तो औरंगजेब नरनौल जाता है और ऑर्डर देता है कि सारे सतनामियों को मार दो। तो काफी बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे सतनामियों को मारा जाता है, मसैकर, उनके कत्लेआम किया जाता है। तो इसके बाद जैसे भी करके औरंगजेब इस रिवोल्ट को दबा देता है। तो रिवोल्ट तो दब जाता है, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ नफरत फैल जाती है। पूरे देश में लोग औरंगजेब से नफरत करने लगते हैं कि तुम तो यार पूरा मसैकर ही कर देते हो, धार्मिक जो तुम्हारे धर्म का नहीं है तुम तो उसको मार ही डालते हो। अब बारी आती है सिख्स की। तो अगला जो रिवोल्ट औरंगजेब को फेस करना पड़ा वो सिखों से हुआ। तो बेसिकली सिख लोगों के साथ जो मुगल एम्पायर की दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। ये दुश्मनी तब शुरू हुई थी जब जहांगीर एम्परर हुआ करता था। तो ये जहांगीर कौन है? तो अगर आप जहांगीर जो है वो औरंगजेब का दादा है ना, तो दादा के जमाने से ही ये दुश्मनी चली आ रही है। तो आप जहांगीर वाली वीडियो देखोगे, या अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिवाइज करा देता हूं। तो दुश्मनी क्यों स्टार्ट हुई थी? तो जहांगीर जब एम्परर बना था तो इसका अपना बेटा खुसरो, इसका एक बेटा था खुसरो मिर्जा करके, उसने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और खुसरो मिर्जा जो है गुरु अर्जन देव से जाके मिला था। गुरु अर्जन देव कौन थे? तो 5वें सिख गुरु थे, 5th सिख गुरु थे वो। तो गुरु अर्जन देव ने ब्लेसिंग दी थी, खुसरो को कहा था कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। तो तभी जहांगीर की दुश्मनी हो गई गुरु अर्जन देव से कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काते हो। तो जहांगीर ने अपने बेटे को तो जेल में डाला ही, इसको अंधा कर दिया और जेल में डाल दिया, लेकिन गुरु अर्जन देव की तो जान ही ले ली, टॉर्चर कर करके गुरु अर्जन देव को मार दिया था। तो तभी से दुश्मनी चालू हो गई थी, और यह दुश्मनी शाहजहां के टाइम भी रही, और अब औरंगजेब की बारी आई तब भी यह दुश्मनी कंटिन्यू रही। ठीक, तो अब जब औरंगजेब का जमाना था तो एक तरफ औरंगजेब गद्दी पे बैठा हुआ था मुगल एम्परर के, दूसरी तरफ जो इस वक्त के सिख गुरु थे वो थे 9वें सिख गुरु, गुरु टेग बहादुर जी। और गुरु टेग बहादुर जी जो है घूम घूम के प्रवचन देते थे। उन प्रवचनों में वो औरंगजेब की बुराई भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि औरंगजेब जो है दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता था, मंदिर तोड़ देता था, लोगों की हत्या कर देता था। तो ये सब अपने प्रवचन में गुरु टेग बहादुर बोलते थे कि औरंगजेब जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो।
तो ये बात औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट करके दिल्ली बुलवाया। तो दिल्ली बुलवाया गुरु तेग बहादुर को, और गुरु तेग बहादुर से कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी टॉर्चर कर करके मार दूंगा। गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक, तो उसने कहा कि सारे धर्म एक ही होते हैं, तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो कि मैं अपना धर्म बदलूं। तो इसी तरह से औरंगजेब ने टॉर्चर कर करके मार दिया किसको, गुरु तेग बहादुर जी को। तो आप याद रखना कि मुगलों से दुश्मनी जो हुई सिख धर्म के गुरुओं की, तो 2 गुरु उनके हाथों मारे गए। पहले थे अर्जन देव, ये थे 5वें सिख गुरु, और दूसरे गुरु जो मारे गए वो थे गुरु तेग बहादुर जी, तो ये थे 9वें गुरु। तो यही 2 सिख गुरु को जो है मुगल एम्परर्स ने मारा। ठीक, तो इनको जो टॉर्चर किया गया, इनकी जो गर्दन काटी गई, वो काटी गई गुरुद्वारा शीशगंज में, जो कि चांदनी चौक में लोकेटेड है। तो आज भी आप जाओगे, इसीलिए इसका नाम शीशगंज है। यहां पे इनका सर काट के डाला गया, तो यहां पे ही इनकी शहीदी हुई। तो इसके बाद जो है औरंगजेब जब तक गद्दी पे बैठा रहा, उसको जो है सिख हमलों का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं औरंगजेब के खुद अपने बेटों से हुई कॉन्फ्लिक्ट पे। औरंगजेब अपने बेटों पे भी भरोसा नहीं करता था। उसने अपने 3 बेटों को कई सालों तक जेल में बंद रखा। तो जब औरंगजेब बूढ़ा हो गया तो वो काफी फ्रस्ट्रेट रहने लगा, काफी दुखी रहने लगा, क्योंकि उसको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी गलत काम ही किया है। उसने अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखी। उसने अपने बेटे आजम उसके 3 बेटे हैं, उसमें से एक का नाम है आजम, एक का नाम है कामबख्श। तो उसने अपने बेटे आजम को चिट्ठी में लिखा कि मैंने अपने देश और यहां के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अपने बेटे कामबख्श को चिट्ठी में लिखता है कि कितनी अजीब बात है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे, और अब जब मैं मरने वाला हूं तो मेरे पूरे हाथ में बेगुनाहों का खून, मतलब मेरी पूरी जो जिंदगी है वो गुनाहों से भर गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, एक बार इंग्लिश में पूछा गया था कि ये लाइन किस मुगल एम्परर ने लिखी है। तो ये आप पढ़ लेना, स्ट्रेंज दैट आई कम विथ नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड एंड नाउ गो अवे विद दिस स्टुपेंडस कैरावान ऑफ सिंस। अब औरंगजेब ने तो ये चीज उर्दू में ही लिखी होगी या पर्शियन में लिखी होगी, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जैक्टली यही आता है। तो खैर जो भी हो, ये औरंगजेब ने लिखा था अपने बेटों को। अब बात करते हैं औरंगजेब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की। तो बाकी सारे रिवोल्ट तो है वो छोटे छोटे टाइम तक चलते थे, औरंगजेब उनको दबा दिया करता था। औरंगजेब की सबसे लंबी लड़ाई अगर किसी के साथ चली तो वो मराठास के साथ थी। तो आप तो जानते ही हो, जो ग्रेट मराठा किंग हुए हैं, किंग शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनसे ही औरंगजेब की लड़ाई होती थी। अब इस लड़ाई की वजह क्या थी? तो देखो, औरंगजेब जो है वो साउथ इंडिया में काफी दिनों तक गवर्नर रहा था, डेक्कन का गवर्नर रहा था। तो बेसिकली डेक्कन की पॉलिटिक्स की वजह से ही मराठा, यानी कह लो कि औरंगजेब की दुश्मनी हो गई शिवाजी महाराज से। तो डेक्कन में बीजापुर नाम का एक किंगडम हुआ करता था। इस बीजापुर किंगडम को शिवाजी महाराज जीतना चाहते थे, और इसी बीजापुर किंगडम को मुगल भी जीतना चाहते थे। तो मुगलों के बीजापुर पे हमला करने से पहले ही शिवाजी महाराज जो है बीजापुर पे छोटे छोटे हमले करके वहां की रियासतों को जीत चुके थे। तो कह लो कि अगर इतना बड़ा बीजापुर है तो बीजापुर के छोटे छोटे हिस्सों पे पहले ही शिवाजी कंट्रोल कर चुके थे, और तब मुगलों की नजर पड़ी और वो भी बीजापुर के पीछे पड़ गए, बीजापुर पे अटैक करना चाहते थे। तो औरंगजेब ने बीजापुर को जीतने के लिए मुगल फोर्सेस भेजी थी। तो शिवाजी ने औरंगजेब से कहा कि मैं आपकी मदद कर देता हूं बीजापुर जीतने में, बदले में आप मुझे रिकॉग्नाइज कर लेना। ये जो बीजापुर की इतनी सारी जमीन मैंने लूटी है, तो आप मुझे रिकॉग्नाइज कर देना कि हाँ भाई, यहाँ का मालिक शिवाजी ही है। तो शिवाजी बेसिकली कह रहे थे कि मैं मुगलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपने ही गवर्नमेंट में शामिल कर लो, बस बीजापुर का कंट्रोल जो है मेरे हाथ में रहना चाहिए,
एक तरह से कहने का मतलब था कि मुझे बीजापुर का गवर्नर बना देना। लेकिन औरंगजेब को मदद नहीं चाहिए थी शिवाजी की, तो शिवाजी महाराज के इस ऑफर को ठुकरा देता है औरंगजेब। उसको लगता है कि शिवाजी महाराज जो है एक छोटा मोटा कहीं का राजा है, तो मुझे उसकी मदद क्यों चाहिए, और वो इस चीज को ठुकरा देता है। वो अंडर एस्टिमेट कर लेता है शिवाजी महाराज की ताकत को। तो धीरे धीरे शिवाजी महाराज जो है पॉपुलर होते चले जाते हैं। जो पूरा मराठा किंगडम है, तो जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उनके पीछे पूरा सपोर्ट देके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल भगवान की तरह पूजने लगते हैं शिवाजी महाराज को। तो अब जाके औरंगजेब को चिंता होने लगती है कि जिसको मैं छोटा मोटा एक समझ लो कि छोटा मोटा जागीरदार या राजा समझता था, उसको तो लोग भगवान मानते हैं, और वो तो मतलब एक के बाद एक जमीनों पे कब्जा करते चला जा रहा है। तो अब औरंगजेब को जब खतरा महसूस हुआ, तब उसने कोशिश स्टार्ट कर दी कि कैसे मैं शिवाजी महाराज को मार दूं या फिर उसको कैप्चर कर लूं। तो औरंगजेब ने अपने मामा, जो कि मिलिट्री जनरल भी था, सेनापति भी था और मामा भी था, उसका नाम था शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान को भेजा कि आप जाओ और इस शिवाजी महाराज नाम के आदमी को पकड़ के लाओ या फिर मार डालो। तो शाइस्ता खान जो है जाता है। शिवाजी महाराज कहां रहते थे? वो पुणे में रहते थे। पुणे से अपनी किंगडम चलाते थे। हमने शिवाजी महाराज के ऊपर एक पूरी वीडियो की है, आगे आपको मिलेगी, मतलब 1-2 वीडियोस बाद आप चाहो तो देख सकते हो। सेपरेट वीडियो हमने बना दी है फुल डिटेल में। तो शाइस्ता खान ने पुणे पे तो कैप्चर कर लिया, लेकिन जब पुणे पे कैप्चर हो गया तो शिवाजी महाराज को भी अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुगल फोर्सेस आके मेरे पुणे पे कैप्चर कर रही हैं। तो उन्होंने शाइस्ता खान पे अटैक कर दिया। शिवाजी महाराज ये देख रहे हो, शाइस्ता खान के महल में घुस गए और अटैक कर दिया। शाइस्ता खान तो वहां से जैसे तैसे भाग गया, शिवाजी महाराज ने उसकी उंगलियां तक काट दी थी। तो शाइस्ता खान तो वहां से भाग गया, लेकिन शाइस्ता खान का बेटा जो है वो मारा गया। तो यहां से दुश्मनी स्टार्ट हो गई औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में। तो शाइस्ता खान को मार भगाया। तो शिवाजी महाराज यहीं पे नहीं रुके, उनको लगा कि अब दुश्मनी हो गई है तो मुझे मुगलों को सबक सिखाना ही होगा। तो 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगलों की जो सिटी थी, पोर्ट सिटी, बंदरगाह, सूरत यानी गुजरात, तो वहां अटैक किया शिवाजी महाराज ने। उसको अच्छे से लूट लिया, मुगलों का खजाना वगैरह लूट के वो लेके पुणे चले गए। तो ये सब चीज औरंगजेब देख रहा था, तमाशा देख रहा था कि मैं जिसको भी बेचता हूं वो शिवाजी महाराज को हरा नहीं पाता है। और शिवाजी महाराज ने अब मुझ पे अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया, सूरत को लूट लिया। तो अब औरंगजेब सोचता है कि इसको हराना इतना आसान नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने ट्रस्टेड राजपूत वॉरियर को भेजता है। राजा जयसिंह एक राजपूत थे, तो वो चाहता है कि इसको एक रिलीजियस एंगल देने से बचाया जाए, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है उनको सपोर्ट इसलिए मिलता था क्योंकि वो अपने आप को हिंदू की तरह प्रोजेक्ट करते थे, और औरंगजेब जो है वो हिंदुओं का दुश्मन की तरह नजर आता था। तो अब औरंगजेब ने एक हिंदू को ही भेजने का फैसला किया। तो राजा जयसिंह को भेजा कि आप जाके किसी तरह शिवाजी को या तो हराओ या तो उसको फोर्स करो कि वो पीस ट्रीटी साइन कर ले। तो शिवाजी महाराज की पूरी फैमिली पुरंदर नाम के किले के अंदर रहती थी। पुरंदर जो है पुणे के पास बना हुआ एक किला था, तो इसी किले में शिवाजी महाराज की फैमिली रहती थी। तो ये राजा जयसिंह ने इस किले को घेर लिया, तो शिवाजी की फैमिली अंदर घिर गई। तो शिवाजी को फोर्स किया गया, मजबूरन शिवाजी ने एक पीस ट्रीटी साइन की। किसके साथ? राजा जयसिंह के साथ। टेक्निकली बोलो तो ये पीस ट्रीटी औरंगजेब और शिवाजी के बीच साइन हो रही है, लेकिन औरंगजेब ने अपनी तरफ से किसको भेजा हुआ है? राजा जयसिंह को भेजा हुआ है। तो यही ट्रीटी कहलाई ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्यों कहलाई? क्योंकि पुरंदर के किले को घेरा गया था, जिसके बाद ये पीस ट्रीटी साइन की जा रही है, इसलिए इसको कहा गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो इस ट्रीटी में एक तरह से शिवाजी मजबूर हो गए और उनको सरेंडर करना पड़ा। शिवाजी के पास 35 के आसपास फोर्ट थे, किले थे। उन 35 किलो में से ज्यादातर किले उनको मुगलों को देने पड़े, क्योंकि उनकी फैमिली की जान खतरे में है ना। पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इसीलिए तो साइन कर रहे हैं ना। तो अपने किले देने पड़े मुगलों को, साथ ही साथ
यह भी प्रॉमिस किया गया कि हम हर साल एक फिक्स्ड टैक्स मुगल एम्पायर के खजाने में जमा कर दिया करेंगे। तो अब शिवाजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं मुगलों को टैक्स दिया करूंगा, मैं मुगलों के अंडर काम करने के लिए तैयार हूं। तो जब ये मुगलों के अंडर काम करने के लिए तैयार है तो इनको बुलाया गया। शिवाजी और उनके 9 साल के छोटे बेटे, 9 साल के थे संभाजी उस वक्त, इन दोनों को मनसब दिए गए। मतलब अगर आप मुगलों के लिए काम करोगे तो आपको ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा ना, कोई पोस्ट दी जाएगी ना। तो दोनों को पोस्ट दी गई, लेकिन बहुत ऊंची पोस्ट नहीं दी गई थी, बहुत छोटी छोटी पोस्ट दी गई थी, एक तरह से ह्यूमिलिएट करने के लिए। और दोनों बाप बेटों को आगरा बुलाया गया, क्योंकि औरंगजेब आगरा में ही रहता था। तो आगरा बुला के इन दोनों बाप बेटों को ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, छोटी छोटी पोस्ट दे दी गई। मतलब ये इतने बड़े राजा शिवाजी महाराज और इनको छोटी सी एक पोस्ट दी। तो ये देख के शिवाजी महाराज वहां से गुस्से में निकलने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर नहीं है तुम्हारे ऑफर। तो औरंगजेब ने क्या है, दोनों बाप बेटे यानी शिवाजी महाराज और संभाजी को वहीं पे अरेस्ट कर लिया, आगरा में ही अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट, महल के अंदर नजरबंद कर दिया कि तुम, मतलब जेल में तो नहीं डाला, महल में डाला कि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते मेरे अंडर काम करना, तब तक तुम दोनों बाप बेटों को यहां से नहीं बाहर जाने दूंगा। तो खैर जो भी हो, शिवाजी जैसे तैसे वहां से बच निकले, उस महल से बच के निकल आए और वहां से निकलने के बाद फिर से मुगलों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों की कोशिश के बाद शिवाजी ने अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया और 1674 में शिवाजी ने अपना किंगडम कह लो कि जब स्टैब्लिश कर लिया तो अपने आप को एक उपाधि दी छत्रपति की। इसलिए आज हम इनको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। यानी औरंगजेब इनको रोक नहीं पाया अपना किंगडम स्टैब्लिश करने से, और इन्होंने अपने किंगडम को नाम दिया हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज यानी कि हिंदुओं का सेल्फ रूल, क्योंकि औरंगजेब पे तो यही इल्जाम था ना कि वो दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करता है, खास करके हिंदू और सिख धर्म के लोगों को। तो इसीलिए उसके जवाब में शिवाजी ने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुओं को अपना किंगडम बना के दिया, और वही किंगडम हुआ हिंदवी स्वराज, वही किंगडम कहलाया। तो जब शिवाजी की डेथ हो गई तो शिवाजी की डेथ के बाद उनका वही बेटा संभाजी अगला छत्रपति बना। छत्रपति जो है मराठा एम्परर्स की टाइटल हुआ करती थी। तो अब दुश्मनी तो कंटिन्यू आगे चली, औरंगजेब की तो दुश्मनी है ना शिवाजी से और शिवाजी की फैमिली से। तो अब औरंगजेब को मौका मिल गया, क्योंकि संभाजी उतने स्ट्रांग तो नहीं है जितने शिवाजी हैं। तो औरंगजेब ने संभाजी को कैप्चर कर लिया। तो 9 साल तक रूल करने के बाद संभाजी को औरंगजेब की फोर्सेस ने पकड़ लिया और बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा। बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था संभाजी को। और ना सिर्फ संभाजी को टॉर्चर करके मारा, बल्कि संभाजी के छोटे बेटे साहू जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। यानी मुगलों ने शिवाजी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, संभाजी महाराज को मार दिया। संभाजी महाराज जो है शिवाजी के बेटे थे, और शिवाजी के पोते यानी संभाजी के बेटे साहू जी महाराज को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही साहू जी महाराज नाम का बच्चा 18 साल के बाद जेल से छूटा। 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, तब औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह अगला एम्परर बनता है और उसने इसी बच्चे को छोड़ दिया। तो ये सारी चीज हमने डिटेल में मराठा हिस्ट्री में कवर की है, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हो। अब बात करते हैं औरंगजेब के डेथ की। तो औरंगजेब जो है वो डेक्कन इंडिया में रहता था, दक्षिण भारत में ही रहता था, खास करके महाराष्ट्र में रहता था। तो इसकी डेथ भी वही हुई है। तो ये अहमदनगर में इसकी डेथ हुई 3 मार्च 1707 को। उस वक्त इसकी उम्र 89 ईयर्स की थी, काफी बूढ़ा हो चुका था ये। तो इसकी जो टूम्ब है यानी इसका जो मजार है, ये आज आपको खुलदाबाद नाम की जगह पे मिलेगा। खुलदाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब के 4 प्रोमिनेंट बेटे थे। तो औरंगजेब के मरने के तुरंत ही बाद इन 4 बेटों में आपस में लड़ाई चालू हो जाती है कि अगला एम्परर कौन बनेगा।
तो क्योंकि औरंगजेब की डेथ कहां हुई थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई थी, तो सबसे पहले वहां पहुंचने वाला था बेटा था प्रिंस आजम। प्रिंस आजम पहुंच गया सबसे पहले अहमदनगर, बाकी बेटों को मौका नहीं मिला, तो जो सबसे पहले पहुंचा उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। तो कुछ दिनों के लिए प्रिंस आजम जो है वो एम्परर बन गया, लेकिन 3 महीने के बाद ही दूसरे बेटे प्रिंस मुआज्जम ने इस पे अटैक कर दिया और प्रिंस आजम को मार दिया और अगला एम्परर बन गया। यही जो लड़ाई हुई आजम और मुआज्जम के बीच, आजम और मुआज्जम कौन है, दोनों औरंगजेब के बेटे। दोनों क्यों लड़ रहे हैं, एम्परर बनने के लिए लड़ रहे हैं। जीता कौन, मुआज्जम जीता। तो मुआज्जम ने आजम को मार दिया और ये लड़ाई कहलाई बैटल ऑफ जाजाऊ। ये आगरा के पास एक जगह है जाजाऊ, और ये लड़ाई कब हुई, तो औरंगजेब के मरने के 3 महीनों बाद हुई, उसी साल हुई, 1707 में ही हुई। तो मुआज्जम ये लड़ाई जीत गया और अगला मुगल एम्परर बन गया। तो अब देखो, औरंगजेब जो है वो 6ठा मुगल एम्परर था, तो अब मुआज्जम जो है वो 7वां मुगल एम्परर बन गया। तो मुगल एम्परर बनने के बाद उसने अपने आप को एक रॉयल टाइटल दी, उपाधि दी, अपना नाम बदल के रख लिया बहादुर शाह। तो अब औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था और डिक्लाइन के रास्ते पे बढ़ चुका था। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, और 1757 में हुआ है बैटल ऑफ पलासी। तो इसी बैटल ऑफ पलासी के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरीके से इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप कह सकते हो कि औरंगजेब के मरने के 50 सालों के अंदर जो मुगल डायनेस्टी है वो एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी आप समझ ही रहे, 1757 में अंग्रेजों को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सके थे मुगल, इंटरफेयर भी नहीं किया था। तो आप कह सकते हो कि औरंगजेब के मरने के 50 साल के अंदर अंदर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुगलों की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। लेकिन टेक्निकली 1857 तक मुगल एम्पायर चलता रहा। तब तक चलता रहा जब तक अंग्रेजों ने 1857 में क्या हुआ है, रिवोल्ट हुआ है ना, ग्रेट रिवोल्ट हुआ है ना हमारे देश में, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जब हुआ था उस वक्त भी हमारे देश में मुगल एम्परर थे। उस मुगल एम्परर का नाम था बहादुर शाह जफर। ये रहते थे लाल किले में, रेड फोर्ट में रहते थे। ये सब बस नाम के ही राजा थे, इनके पास कोई ताकत वगैरह नहीं थी। मुश्किल से 5 से 10 हजार लोगों की फौज होगी इनके पास। तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल राजा साबित हुए, क्योंकि 1857 में अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया, इन पे इल्जाम लगाया कि तुम्ही ने लोगों को भड़काया है हमारे खिलाफ, और इनको पकड़ के रंगून यानी म्यांमार की जेल में भेज दिया था और वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। तो एक तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुगल एम्पायर कब खत्म हुई, तो आप क्या बोलोगे, 1857 में। मुगल एम्पायर का आखिरी बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर। ठीक, तो ये कहानी थी औरंगजेब की। अगली वीडियो में हम इन 50-60 सालों की कहानी भी देखेंगे, यानी मुगल डिक्लाइन की कहानी या फिर लेटर मुगल्स की कहानी। तो औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर्स गद्दी पे बैठे उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम लेटर मुगल्स की चर्चा करेंगे।